कैलिफोर्निया की कोस्टलाइन से 2 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है जिसका नाम है अल्कट्राज आइलैंड। इस आइलैंड को द रॉक भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरा आइलैंड 22 एकड़ में फैला हुआ एक बड़ा सा पत्थर है। यह आइलैंड एक टाइम पर एक हाई सिक्योरिटी जेल हुआ करता था जहाँ पर वही क्रिमिनल लाए जाते थे जिनके क्राइम का लेवल बहुत बड़ा होता था। यहाँ की हाई सिक्योरिटी और नेचुरल बैरियर्स लाइक इसकी आइसोलेटिव लोकेशन और ठंडे समुद्र से घिरा हुआ होना इसे किसी भी कैदी के लिए यहाँ से भागना इम्पॉसिबल कर देता है। लेकिन फिर भी इस इनएस्केपेबल कही जाने वाली जेल से ये 3 कैदी भागने में कामयाब रहते हैं। ये तीनों कैदी यहाँ से कैसे भागते हैं, भागकर कहाँ जाते हैं और कभी पकड़े भी जाते हैं या नहीं, इन सब सवालों के जवाब पुलिस के लिए तो जानना जरूरी थे ही, साथ ही इस केस के बारे में जानने का इंटरेस्ट और लोगों में इतना बढ़ गया था कि बाद में इनकी स्टोरी पर इन्हीं सवालों को कवर करते हुए एक मूवी भी बनाई गई थी जिसका नाम था एस्केप फ्रॉम अल्कट्राज। इस पर मूवी बनाने की खास वजह थी इस इंसिडेंट का फुल्ली इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस होना। जिस जेल को इनएस्केपेबल कहा जाता था वहाँ से ये तीनों इतने शानदार तरीके से भागे थे कि पुलिस को भी 10 घंटे बाद पता चला था कि ये 3 कैदी भाग गए हैं। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं अल्कट्राज एस्केप की ये रोमांचक कहानी। जेल से भागने का प्लान असल में इन 4 लोगों का होता है। एलन वेस्ट ये उन चारों में से वो कैदी था जो भागने में नाकाम रह गया था। ये उन चारों में सबसे पुराना भी था, इसलिए जेल के बारे में काफी कुछ जान चुका था और जेल से भागने का आइडिया भी इसी का ही था, लेकिन इसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। बाकी वीडियो में आगे जानेंगे कि ये भाग क्यों नहीं पाया। जॉन विलियम एंगलिन और क्लारेंस एंगलिन ये दोनों भाई थे और इस जेल में लाए गए थे क्योंकि ये बड़े लेवल के चोर थे, ज्यादातर बैंक लूटते थे। फ्रैंक मॉरिस ये तो 13 साल की एज से ही जेल आता जाता रहा, लेकिन ये अल्कट्राज बैंक रॉबरी के केस में लाया गया था। अल्कट्राज आने से पहले ये चारों एक दूसरे से फ्लोरिडा और जॉर्जिया की जेलों में मिल चुके थे और अल्कट्राज में फिर से मिलने के बाद चारों ने फ्रैंक मॉरिस की लीडरशिप में जेल से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी क्योंकि फ्रैंक मॉरिस चारों में सबसे समझदार और जेलों से भागने के मामले में एक्सपीरियंस रखता था। ये लोग प्लान का डिस्कशन कभी लंच टाइम में करते, कभी ग्राउंड एक्टिविटीज में मिलने के दौरान करते थे, तो कभी अपने सेल के अंदर ही कोड वर्ड्स में बात करते थे। इस तरह 1.5 साल तक इन्होंने भागने की प्लानिंग की और उसे एग्जीक्यूट किया। एलन वेस्ट जो बाकी तीनों से 3 साल पहले से जेल में था और जेल में मेंटेनेंस का काम भी कर चुका था। इस बीच इसने ये पता लगा लिया था कि उनके सेल में सिन के नीचे जो वेंटिलेशन डक्ट है वो इस जगह खुलता है जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है और सेल की पीछे की दीवार ज्यादा चौड़ी भी नहीं है। अगर वो इस होल को बड़ा करके पीछे निकल जाएं, तो यहाँ से पाइप पे चढ़कर बिल्डिंग के ऊपर पहुँच सकते हैं। एलन ने आइडिया बाकी तीनों को भी बताया जिसपे उन्होंने अमल किया। वेंटिलेशन के होल को बड़ा करने के लिए इन्होंने जेल के ही चुराए हुए चम्मचों का इस्तेमाल किया और किसी को इसका पता न चले उसके लिए उन्होंने ये काम म्यूजिकल आवर्स के दौरान किया जब जेल में म्यूजिक का शोर रहता था, और बाकी टाइम में ये वेंट छुपाने के लिए उसके आगे अपने कपड़े या दूसरा सामान रख देते थे। वेंट का साइज निकलने लायक करने तक इन्हें 6 महीने लग गए थे। 12 जुलाई 1962 को सुबह 7 बजे डेली रूटीन की तरह जेल स्टाफ ने सभी कैदियों को उठाया और जब काउंटिंग की गई तो 3 कैदी कम थे और वो तीनों थे फ्रैंक मॉरिस, क्लारेंस एंगलिन और जॉन एंगलिन। जब जेल स्टाफ वापस देखने गए तो देखा कि वो तीनों तो अपने अपने सेल में सो रहे हैं। जेल स्टाफ उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन तीनों हिलते भी नहीं है। जब अंदर जाकर देखा जाता है तो पता चलता है कि ये तो सिर्फ डमी हेड्स हैं जो कि टॉयलेट पेपर, साबुन और सीमेंट से कैदियों ने बनाए थे। इन हेड्स के बाल बनाने के लिए इन्होंने जेल में हेयर कट के बाद इकट्ठे किए हुए असली बालों का इस्तेमाल किया था। जेल स्टाफ को इससे भी बड़ा शौक तब लगता है जब उन्हें ऐसे 4 हेड्स मिलते हैं और चौथा हेड मिलता है एलन वेस्ट के सेल में। अब एलन पकड़ा जाता है और उसके पास पुलिस को सारा प्लान बताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो यही करता है, पुलिस को सारी प्लानिंग बता देता है। वो बताता है कि वो अपने बनाए वेंट से निकलने की कोशिश तो करता है लेकिन किसी वजह से भागने में नाकाम रह जाता है और अनफॉर्चुनेटली उसे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। लेकिन बाकी तीनों प्लान के अकॉर्डिंग उस रात अपने अपने वेंट से निकल जाते हैं और पाइपों पर चढ़कर छत पर पहुंच जाते हैं। छत पर वर्कशॉप होती है जहां वो पहले मेंटेनेंस का काम कर चुके होते हैं। वहां से ये रबर का सामान और जैकेट्स चुराकर एक राफ्ट तैयार करते हैं ताकि उसकी हेल्प से आइलैंड से बचकर निकल पाएं। लेकिन ये ऐसा सक्सेसफुली कर पाते हैं या नहीं, यही बात आज तक एक मिस्ट्री है। कैदियों के भागने की खबर मिलते ही एक बड़ा सर्च ऑपरेशन कई दिनों तक लगातार चलाया जाता है, लेकिन पुलिस वालों को सिर्फ इनकी
इनकी बनाई हुई राफ्ट और बाकी सामान जैसे कि इनकी फैमिली की फोटोज ही मिल पाए थे, जो हमेशा ये अपने पास ही रखते थे। अगर वो तीनों पानी में डूब गए होते तो कुछ घंटों बाद ही उनकी बॉडी पानी में सर्च टीम को नजर आ जाती, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। बाद में FBI ने इनकी फैमिली पर कई सालों तक नजर रखी, इस उम्मीद में कि कभी तो ये अपने घर जाएंगे, लेकिन तीनों के बारे में कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। 17 साल तक कोशिश करने के बाद जब FBI के हाथ कुछ नहीं आया तो 1979 में उन्होंने इस केस को क्लोज कर दिया, लेकिन US मार्शल सर्विस ने ये केस अभी तक ओपन रखा है और तभी क्लोज करेंगे जब तक तीनों का कुछ पता नहीं चल जाता या तीनों की एज 100 नहीं हो जाती। इस केस के 1 साल के अंदर ही अल्काट्राज जेल को बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट और लोकेशन जेल के मैनेजमेंट को महंगा बना रहे थे। अब यह आइलैंड एक नेशनल पार्क बन चुका है। पहले यहाँ दूर दूर से क्रिमिनल लाए जाते थे और अब दूर दूर से यहाँ टूरिस्ट घूमने आते हैं।